हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी कर रहे होंगे, जी जान से लगे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूजीसी नेट का आपका जो 9 अक्टूबर 2020 का एग्ज़ाम था उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था हम लोगों ने, जो कि फर्स्ट पेपर में पूछे गए थे शिफ्ट 1 के। अब आज हम लोग उसी दिन के शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस मुझे बताए हैं उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन उस दिन पूछा गया था। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इंडिया में जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं वो किस एजुकेशन कमीशन पर या किसके सुझावों पर आधारित थीं। तो जैसा कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ आप जानते ही हैं, इग्नू है, और उसके बाद आपका यूपीआरटीओयू है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से देखिए, पहला ऑप्शन जो है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, बी है आपका कोठारी कमीशन 1964, सी है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड डी है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कोठारी कमीशन 1964। ये होगा कोठारी कमीशन 1964। अब थोड़ी सी कोठारी कमीशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या है, देखिए क्या है। कोठारी आयोग जो कि 1964 से 66, 1964 से 66 के बीच में आया था, और इसका क्या सुझाव है। देखिए, कोठारी आयोग का यह सुझाव है कि पत्राचार द्वारा दूरस्थ शिक्षा का व्यापक रूप से गठन किया जाए ताकि लाखों व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जा सके। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को भी शिक्षा प्रदान करना है जो एजुकेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जो डायरेक्ट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते हैं, जो कहीं जॉब में कार्यरत हैं, उनके लिए जो है ओपन यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। अब देखिए दूसरी लाइन क्या लिखी है, इस दिशा में आयोग के मुख्य सुझाव निम्न है। जैसे पत्राचार कोर्सों का गठन, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, विद्यार्थियों को कभी कभी अध्यापक से मिलने के अवसर, पत्राचार कोर्सों का रेडियो एवं दूरदर्शन के कार्यक्रमों के साथ उचित तालमेल, यानी रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से प्रदर्शन करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो 32 चैनल 34 चैनल जो प्रकाशित होते हैं, ज्ञान दर्शन है, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या है, लोगों को शिक्षित करना जो दूर दराज लोग बैठे हुए हैं। दूसरी बात इसमें की गई थी, कोठारी आयोग के बाद दूसरा आयोग था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें भी जो है दूरस्थ शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन सबसे पहले बात किस आयोग ने की थी, कोठारी आयोग ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया। यानी कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है लिबरेशन एंड इमेंसिपेशन, यानी कि मुक्ति मोक्ष प्रदान करना। मटेरियल डेवलपमेंट, यानी कि ये भौतिक संसार का विकास करना। सी फुलफिलमेंट ऑफ वोकेशनल नीड, व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और डी है कल्केशन ऑफ सोशल वैल्यू, या सामाजिक मूल्यों का वर्धन करना। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, देखिए व्हाट वाज द मेन ऑफ, यानी कि इसका ऑप्शन है लिबरेशन एंड इमेंसिपेशन। देखिए, जो आपका प्राचीन शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मोक्ष की प्राप्ति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति, यानी कि इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाना, यानी कि साल्वेशन की बात ज़्यादातर उसमें की जाती थी प्राचीन शिक्षा में, चाहे वो वैदिक एजुकेशन हो चाहे वो बौद्ध हो। इस तरीके से क्या है कि मोक्ष को सर्वोपरि माना जाता था। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा आपका एंशिएंट एजुकेशन में वो है लिबरेशन एंड इमेंसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखिए ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। इफ पासिंग मार्क्स इज 36% एंड वन गॉट 90 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 9 मार्क्स, देन व्हाट इज द टोटल मार्क्स। देखिए बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ पासिंग मार्क्स इज 36% एंड वन गॉट 90% मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 36% हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं जो टोटल मार्क्स हैं वो है x। टोटल मार्क्स क्या है, वो है x। अब पासिंग मार्क्स है 30% और एक स्टूडेंट है जो कि 90 मार्क्स पाया है, फिर भी वो 9 मार्क्स से फेल हो गया है। क्वेश्चन समझिए क्या है, इफ़ पासिंग मार्क्स इज 36%, इफ़ पासिंग मार्क्स इज 36% एंड वन गॉट 90 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 9 मार्क्स।
अगर पासिंग मार्क्स 36% है और एक बच्चा जो है 90 नंबर पाया फिर भी वो 9 नंबरों से फेल हो गया, देन व्हाट इज द टोटल मार्क्स। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्या है कि बच्चा जो फेल हुआ है वो पाया है 90 मार्क्स, और कितने मार्क्स से फेल हो गया है, 9 मार्क्स से फेल हो गया है। यानी पासिंग मार्क्स, उसे पास होने के लिए कितने नंबर लाने चाहिए थे, उसे पास होने के लिए नंबर लाने हैं 99। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि पासिंग मार्क्स जो है 36% है, यानी कि 36% इक्वल टू 99, यही तो मतलब हुआ इसका, 36% इक्वल टू 99। अब हम ये मान लेते हैं टोटल मार्क्स जो है x है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, ये इक्वेशन आपकी बनेगी टोटल मार्क्स x का, अगर वो बच्चा 36% लाता है, यानी कि 36% का लो हमने परसेंट रिमूव कर दिया, परसेंट को रिमूव कर दिया, तो अगर वो 36% लाता है तो वो पास हो जाता है। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 99 इंटू 100 डिवाइड बाई 36, इसको मिनिमाइज कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और फिर ये आपका 3 4 जा 12, और ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 4 25 जा 100, यानी ये 25 इंटू 11 आ गया। अब 25 इंटू 11 कर लीजिए, यानी 11 इंटू 25 कितना हो गया, 25 1 जा 25, 2 कैरी और 275, यानी कि इसका सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 275। देखिए ऑप्शन में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे, देन व्हाट इज द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इज 275। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फाइंड द टाइप ऑफ लॉजिक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिए गए हैं, पहला सेंटेंस है देवदत्त इज ईदर इन हाउस और एल्सवेयर, दूसरा है देवदत्त इज नॉट इनसाइड द हाउस, तीसरा है देयरफॉर देवदत्त इज एल्सवेयर। यानी कि पहला सेंटेंस आपसे कह रहा है कि देवदत्त या तो घर के अंदर है या कहीं और है। सेकंड सेंटेंस कह रहा है देवदत्त ना घर के अंदर नहीं है, इज नॉट इनसाइड द हाउस। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देयरफॉर देवदत्त इज एल्सवेयर, यानी कि देवदत्त कहीं और है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, अनुपलब्धि है, अर्थपत्ति है, प्रत्यक्ष है या अनुमान है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अर्थपत्ति। देखिए लास्ट क्लास में भी जो शिफ्ट 1 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था अर्थपत्ति होता क्या है। अब फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थपत्ति होता क्या है, किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि यह अर्थपत्ति का ही एग्जाम्पल होगा। तो देखिए क्या है, अर्थपत्ति प्रमाण को हम लोग बोलते हैं एज्यूम्शन या और इम्प्लीकेशन, यानी अंदाजा लगाना। यानी कि जब हम कोई नॉलेज कैसे गेन करते हैं, नॉलेज गेन्ड थ्रू सीइंग द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट आर अर्थपत्ति। यानी कि जब हम किसी भी नॉलेज को कार्य और कारण संबंध से प्राप्त करते हैं, यानी अंदाजा लगाते हैं, कल्पना करते हैं, तुक्का मारते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अर्थपत्ति। अब इसमें देखिए क्या, इट इंक्लूड्स पॉस्टुलेशंस, सपोजिशंस एंड प्रिज्यूम्शंस, यानी इसमें हमारी पूर्व कल्पनाएं होती हैं, इसमें हमारी अंदाजा होता है, इसमें हमारा तुक्का होता है, यानी कि इसमें हमारा इंसाइट होती है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अ हेल्दी पर्सन सेज दैट ही डजंट स्लीप एट नाइट, फ्रॉम दिस प्रोपोजिशन वी कैन पोस्टुलेट दैट दिस पर्सन स्लीप्स ड्यूरिंग द डे। अब देखिए क्या है, एक हेल्दी पर्सन कहता है कि वो रात में नहीं सोता है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि वो हेल्दी है और रात में सोता भी नहीं है, इसका मतलब वो जरूर दिन में सोता होगा। ये हमारा एज्यूम्शन हो गया, ये हमारी कल्पना हो गई कि बिना दिन में सोए वो स्वस्थ रह ही नहीं सकता, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। तो अंदाजा लगाने को ही, एज्यूम्शन करने को ही क्या कहते हैं, अर्थपत्ति। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें भी वही बात की कही जा रही है कि देवदत्त या तो घर में है या कहीं और है। फिर सेकंड सेंटेंस कहा देवदत्त घर में नहीं है, तो इसका मतलब जब घर में नहीं है तो वो कहीं एल्सवेयर ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, माफ कीजिएगा बी सही है, अर्थपत्ति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 360 किलोमीटर। A car traveled from A to B with 40 किलोमीटर and B to A with 50 किलोमीटर, then average speed of car। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या है। यानी कि एक डिस्टेंस है, मान लीजिए एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर है। तो एक कार है, मान लीजिए ये कार है, वो A से B माफ़ कीजिएगा, वो जब A से B जाती है तो 40 किलोमीटर की स्पीड से जाती है,
और वापस जब बी से ए प्लेस पे आती है तो 50 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से आती है, की स्पीड से आती है। देन एवरेज स्पीड ऑफ कार, हमसे क्या पूछा है, देन एवरेज स्पीड ऑफ कार, ये पूछा है एवरेज स्पीड। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। इसका फार्मूला ये होता है कि जब आपके पास दो अलग अलग स्पीड दे रखी हूँ, उस केस में एवरेज स्पीड आपसे पूछा जाए, एवरेज स्पीड, तो वो एवरेज स्पीड आपका फार्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू 2s1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब देखिए यहाँ पर S1 दे रखा है 40 किलोमीटर और S2 दे रखा है 50, तो यहाँ फार्मूले में हमने रख दिया 2s1 इंटू S2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई S1 इंटू S2 और डिवाइड बाई S1 प्लस S2, यानी हमने यहाँ डिवाइड कर दिया S1 यानी 40 प्लस 50। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 4000 और नीचे आ जाएगा 90, तो इसको मिनिमाइज़ करिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 4 जा 36। हाँ, फिर आपका ये जो है कि 45 आ जाएगा आंसर जब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए है 45 किलोमीटर, जी हाँ ऑप्शन में 45 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, ए सही है, 45 किलोमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इफ अ सर्टेन सम आफ्टर 2 years with 6% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिव्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹300, देन विथ सेम रेट एंड टाइम हाउ मच विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि क्या कह रहा है आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई सर्टेन अमाउंट, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई सर्टेन अमाउंट जो है वो 50% है, वो कितना है 50% है, यानी कि इफ़ अ सर्टेन अमाउंट, इफ़ अ सर्टेन सम आफ्टर 2 years, टाइम देखिए कितना दे रखा है यहाँ पर, टाइम है आपका 2 year, रेट है आपका 6%, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिव्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹300, SI कितना है 300 दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, विथ सेम रेट एंड टाइम, रेट एंड टाइम क्या है सेम, हाउ मच विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पूछ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि अगर 2 साल का 6% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 300 रुपये है, अगर 2 साल का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो उसी रेट और टाइम पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा फार्मूला है, सपोज प्रिंसिपल अमाउंट हम सबसे पहले मान लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हम मान लेते हैं कितना, प्रिंसिपल अमाउंट हम मान लेते हैं x है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट क्या मान लिया x। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ये फार्मूला देखिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर आप रखिए इसको, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपका, ये फाइंड करना है, इसको आपने x मान लिया, रेट कितना है 6, टाइम कितना है 2, डिवाइड बाई क्या होगा आपका 100, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ दे रखा है 300। तो अब इसको जब हम मिनिमाइज़ करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 5 जा 30 और 2 25 जा 50, यानी ये आ गया 25 इंटू 100, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2500 जो है आपका प्रिंसिपल आ गया, जिसको हमने x माना था। अब एक फार्मूला होता है देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये है क्या। तो देखिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं, जैसे साधारण ब्याज है वही SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, मिश्र धन अमाउंट इक्वल टू है P प्लस SI, यानी प्रिंसिपल में जब सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे P है, देखिए P इक्वल टू क्या है 100 इंटू A अपॉन 100 प्लस RT। इसी तरह SI इक्वल टू, SI का एक और फार्मूला है A इंटू R इंटू T अपॉन 100 प्लस RT। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। अब देखिए हमें यहाँ पे P पता चल गया है, P कितना आया है 2500, बाकी हम अमाउंट निकालेंगे, फिर अमाउंट के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू CI इक्वल टू A माइनस P। तो हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो देखिए क्या है, इस फार्मूले को जब हम यूज़ करेंगे तो अब हमारा देखिए
प्रिंसिपल हमारे पास आ गया है कितना, 2500। अब हम अमाउंट निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमें माफ़ कीजिएगा, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसका फार्मूला अभी जस्ट क्या लिखा था, P इंटू 1 + R कितना है 6/100 और टाइम कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2500 इंटू ये 106 हो जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको समझिएगा, 106 और ये 106/100, यानी कि जब अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आप मिनिमाइज़ करिए, इसे मिनिमाइज़ करेंगे जब आप इसको, तो इसको 250 जा 100 और ये 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। फिर इसी तरीके से ये आपका मिनिमाइज़ होगा, 25 2 जा 50 और ये 25 1 जा 25। अब ये फिर से मिनिमाइज़ होगा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, यानी आपका ये आ गया 53 इंटू 53। यानी कि जब आप 53 इंटू 53 करेंगे तो 53 इंटू 53 और 53 का स्क्वायर क्या होगा, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 5 जा 25 और 1 6 26, यानी ये आपका आ जाएगा 9 और 5 5 10 और ये 8 और 2809, यानी कि आपका अमाउंट कितना आ गया है 2809। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आ जाएगा। अब अमाउंट आ गया है 2809। अब आपका देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, अमाउंट यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला अभी जस्ट बताया था मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ये फार्मूला कि CI = A - P, यानी कि A हमारा आ गया है, P भी हमारे पास आ गया है, तो A - P, A कितना आया है 2809 और P कितना था हमारा 2500। तो 2500 में से 2809 घटाएंगे, माफ़ कीजिएगा 2809 से 2500, तो ये हमारा आएगा 309। तो अब देखिए ऑप्शन में है क्या 309, जी बिल्कुल है। तो आंसर इसका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा आपका 309। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया था, एक सीरीज दे रखी है, इफ 5472 = 9, 6342 = 6, 7584 = 6, देन व्हाट विल बी 9237 = तो देखिए इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें जो पैटर्न अप्लाई हो रहा है इसको मैं एक्सप्लेनेशन आपका दिखा देता हूँ। देखिए जो 5472 है इसको आपस में ऐड कर लिया जा रहा है, इसका जो पैटर्न है इसको आपस में क्या कर ले रहे हैं, ये आपस में इसको ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपस में इसको ऐड कर रहे हैं। 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18। अब 18 का जो 1 और 8 है इसको भी आपस में ऐड कर रहे हैं, तो 1 + 8 = 9। ये पैटर्न यहाँ पर हो रहा है। इसी तरीके से 6 3 4 2 में किया तो 15 आया, 15 में 1 + 5 ऐड कर दिया तो 6 हो गया। इसी तरीके से 7 + 5 + 8 + 4, यानी कि 7 5 12 8 20 4 24, 24 में 2 + 4 को ऐड कर दिया तो वो 6 हो गया। अब इसी तरीके से लास्ट वाला है 9 2 3 7, 9 2 3 7 को देखिए ऐड किया तो इन्होंने क्या 21 आया, और 21 का 2 + 1 ऐड किया तो 3 हो गया। तो यही पैटर्न इसमें अप्लाई हुआ है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि 3 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था 60 20 20, माफ़ कीजिएगा 60 30 20 और 15, नेक्स्ट 2 टर्म्स पूछा था। तो देखिए यहाँ पर जो पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो 60 को सीरियली 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड किया जा रहा है। तो देखिए 60 को जब 1 से डिवाइड किया तो 60 आ गया पहला टर्म, फिर 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया, फिर 60 को 3 से डिवाइड किया तो 20 आ गया, फिर 60 को 4 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। अब इसी तरीके से जब हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 आएगा, जो कि आंसर में लिखा है, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा 12 एंड 10। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ टॉपिक्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ने चाहिए। जो यूजीसी नेट का इस समय पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से फर्स्ट पेपर तैयार करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने नोट बनाए हैं, इसको देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्टडी फॉर फर्स्ट पेपर, पहला है आपका लेटर सीरीज अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर नंबर सीरीज अच्छे से पढ़ लीजिए। मैथमेटिकल रीजनिंग में लाइक आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज के क्वेश्चन लगा लीजिए, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन लगा लीजिए, परसेंटेज के लगा लीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन लगा लीजिए, एजुकेशन कमीशंस को पढ़ लीजिए, बहुत पूछा जा रहा है इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कमिटीज़ के बारे में पढ़ लीजिए, और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि जैसे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर खोली गई, कब खोली गई, कैसे खोली गई, क्या उद्देश्य था। आईसीटी के एब्रीविएशंस देखिए, जैसे पूछा जाता है .pdf, .document, .excel, तो एब्रीविएशंस पढ़ लीजिए। मेमोरी बहुत पूछी जा रही है, रैम रोम, ईपीरोम,
डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। और कौन सा कंप्यूटर फास्टेस्ट है, कौन सा नहीं, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद ईवीएस कन्वेंशंस, यानी कि जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बर्टलैंड रिपोर्ट, आपका रियो अर्थ समिट, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए। और जितने भी समिट्स हैं, तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स मैंने तैयार किए हैं, इसको आप लोग पढ़ते रहिए। और कोई भी वीडियोस आपको देखनी है, मैंने बहुत ढेर सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखे हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।